स्टाम्प की बहुत समस्या है। 100 रुपये से कम के स्टाम्प जो है मैन्युअली मिलना चाहिए थे, वो भी इशू नहीं हो रहे हैं ट्रेजरी से पिछले 2 महीने से। उस वजह से बच्चों को, पालकों को और बैंक खातादारों को, जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आज आप यहाँ पधारे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे यहाँ पर जिससे ये 100 रुपये से कम वाले स्टाम्प की समस्या को जो है सुलझाया जा सके? नहीं, आज जिला योजना समिति की बैठक ही है। क्या कारण है कि जो हमारे यहाँ स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे या लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे, किस कारणों से ये जैसा आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधित किया गया, तो ऐसा प्रतिबंधित करने का तो सवाल नहीं उठता। जो नियमानुसार है वो नियम के अनुसार ही कार्रवाई जो बाकी जिलों में प्रचलन में वो यहाँ भी होगी। तो ऐसे दृष्टिकोण में अगर नीमच जिले में ये कहीं ना कहीं जनता के पास, आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहे, उसका कारण क्या, कारण जानने के बाद, चूँकि आज योजना समिति की बैठक है, मैं निर्देशित कर दूंगा कि आम जनता तक पहुंचे। सेमेस्टर सिस्टम का बहुत विरोध हो रहा है और आपकी पार्टी के आनुषंगिक संगठन एबीवीपी द्वारा ही किया जा रहा है। क्या कारण है कि सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए छात्र संगठन को भी जो है आंदोलन करना पड़ता है? नहीं, सेमेस्टर सिस्टम का शुरू से ही विद्यार्थी परिषद विरोध करती आई है और विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन के अनुरोध पे ही सरकार ने इस पर विचार किया था, इस सिस्टम को रखना कि नहीं रखना। लेकिन जो फीडबैक आया, वो फीडबैक यही आया शिक्षक साथियों से भी, छात्रों से भी और शिक्षाविदों से भी, कि कम से कम जो हमारी यूजी क्लासेस है, डिग्री कोर्सेस है, हम जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो यूजी क्लासेस है उसमें इस पाठ्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक ही परीक्षा को 2 बार करना, एक ही सब्जेक्ट को आधा बार देना, ऐसे दृष्टिकोण में बच्चे क्लास से दूर हो गए, बच्चे शिक्षकों से दूर हो गए, लाइब्रेरी से दूर हो गए। तो क्या उनको एक ही साल में पढ़ाई करके, जैसे पहले होता था कि बच्चा पूरी पढ़ाई करता था, लेकिन आज 20 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन पढ़ के वो परीक्षा करता है। साल भर ये कहता है मैं परीक्षा की तैयारी में शिक्षक साथी भी परीक्षा लेने की उसमें लगे रहते हैं, कापी जांचने के चक्कर में। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये व्यवहारिक हमको नहीं लगता था, इसलिए हमने सरकार को लिखा है कि हम इस प्रथा को यहाँ पर समाप्त करके फिर से पुनः एक वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। सर, फीस रेगुलेशन एक्ट पर बहुत बात होती है और हर वर्ष होती है मार्च अप्रैल में के महीनों में। 18 जनवरी को नई दुनिया के फ्रंट में रतलाम संस्करण में एक खबर छपी थी जिसमें पारस जी जैन मंत्री जी ने एक बात कही थी कि फीस रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन उसके 2 दिन पहले हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से ये जवाब गया था कि हम, जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका जो पीजी नाच पांडे ने लगा रखी थी, सरकार की तरफ से ये जवाब गया था कि सरकार का फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का कोई इरादा नहीं है। आखिर क्या कारण है कि मिनिस्टर्स को पब्लिक डोमेन में अलग बात करनी पड़ रही है और हाईकोर्ट में एक अलग हलफनामा पेश करना पड़ता है? मुझे तो ये पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही, लेकिन सरकार इस पर बहुत गंभीर है। पहली बार ही हमने आते ही धारा 144 के तहत कार्रवाई करने का कलेक्टर को सीधा निर्देश दिया था, काफ़ी कार्रवाई भी हुई। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में प्रशासन का ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए एक नीति बनना चाहिए और एक नीति सभी शिक्षाविदों को, सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से, अभिभावकगणों से चर्चा करने के बाद एक नीति को हमने जारी किया था। लेकिन नीति के बाद भी ऐसा लगता है कि उसमें कई संशोधन की गुंजाइश है, तो अभी भी हम लगातार उसको विचार विमर्श कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छी नीति बनने के बाद इसको एक्ट के रूप में अमली जामा पहनाकर अगले शिक्षा सत्र में इस पर अच्छे से अमल लाने का पूरा प्रयास होगा। सर, एक्ट के बात आपने पहली बार कही है। धारा 144 के तहत कलेक्टर्स को इसमें कोई अधिकार नहीं है, जिसका इंदौर हाईकोर्ट ने फिर डिसीजन भी दिया था। मेरा आपसे ये पूछना है कि 2013 में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में ये एक्ट पारित किया, क्यों नहीं हम सीधे, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, क्यों नहीं सिर्फ एक्ट की ही बात करती है? नहीं, चूँकि नीति सामने आती है, नीति में गुण दोष देख लिए जाते हैं, जब नीति लागू हो जाती है, अच्छी लगती है, लोगों को पसंद आती है, लोगों को न्याय सुलभ कराने में, लोगों को सहजता उपलब्ध कराने के लिए नीति कारगर होती है, तो उसी नीति को एक्ट का रूप दिया जाता है। तो अभी हम, चूंकि यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, कोई नीति नहीं है, इसलिए नीति बनाकर पहले हम जनता को के बीच जा रहे। नीति जब कारगर रूप से कहीं ना कहीं जनता को लाभान्वित करने वाली होगी, तो ऐसे दृष्टिकोण में उसको कानून का रूप दे दिया जाएगा। सर, एक ज्वलंत क्वेश्चन है पिछले 10-15 वर्षों से नीमच का, और वो यह है कि बंगला बगीचा समस्या आज आज क्या स्टेटस है बंगला बगीचा का? लगभग समाप्ति की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, राजस्व संहिता में जो नए परिवर्तन आ रहे उसमें बंगले बगीचे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। सर, आपको नीमच नगर पालिका की तरफ से कोई एक ड्राफ्ट मिला है अब तक? काफी ड्राफ्ट मिले। मतलब नीमच नगर पालिका की तरफ से ड्राफ्ट आपको मिल चुका है? 2 मीटिंगें तो हमारी यही हुई है, जिसमें एक तो बंगला बगीचा को लेकर स्पेशल मीटिंग हुई थी, क्योंकि एक नई कमेटी बनाई गई माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें मैं भी हूँ प्रभारी मंत्री होने के नाते, हमारे राजस्व मंत्री जी हैं
और स्थानीय प्रशासन मंत्री जी हैं, इन मंत्रियों की कमेटी बनाकर उसके माध्यम जिसमें हमने विधायक साथियों को बुलाया था, जनप्रतिनिधियों को बुलाया था। एक बार हमने नीमच में मीटिंग की, उनका फीडबैक लेने के बाद जो अच्छे से अच्छा जनहित में किया जा सकता है उसका हमने एक ड्राफ्ट बना के तैयार दे दिया है और उस ड्राफ्ट के आधार पर ही शायद ये कार्रवाई संपन्न होने जा रही है। सर, ये अगले चुनाव से पहले बंगला बगीचा समस्या हल हो जाएगी? 100%। संभावित मंत्रालय विस्तार है, आप जिले के प्रभारी हैं, तीनों विधायकों में नीमच जिले के आपको सबसे योग्य विधायक कौन लगता है जिसे आप संभावित मंत्रिमंडल में देखना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा अपना वो नहीं होता है विचार करने का, यहाँ पर हमारा संगठन विचार करता है और चूंकि कप्तान के रूप में मुख्यमंत्री जी हैं इसलिए टीम चयन का अधिकार पार्टी द्वारा उनको दिया गया। उनको लगता है कि देखिए हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, किस गुण को कहाँ उपयोग करना ये मुख्यमंत्री जी के इच्छा होती है। उनको लगता है कि कोई एजुकेशन सेक्टर में अच्छा है तो एजुकेशन वालों को लेना, कोई टेक्निकल सेक्टर में अच्छा है तो टेक्निकल वालों को लेना, कोई कृषि के क्षेत्र में अच्छा है तो कृषि वालों को लेना। ये उनका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के आधार पर टीम का चयन होता है। और मेरा ये मानना है कि मुझे तो तीनों विधायक साथी जो हैं उनसे लगातार सीख रहा हूँ। माननीय चावला जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, ओम जी टेक्निकल रूप से इतने साउंड है, लगातार मैं तो उनसे पूछता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ। दिलीप सिंह जी हमारे संगठन में लगातार काम करते रहे, अनुषंगिक संगठनों में काम किया, इस दृष्टिकोण से इनसे विचार विमर्श होता, तो मुझे लगता है तीनों योग्य हैं। आपसे सलाह लेंगे मुख्यमंत्री तो आप किसका नाम सजेस्ट करेंगे? मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी इन मामलों में सलाह नहीं लेते, पार्टी का हमारा अपना एक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श होता है, जहाँ राय ली जाती है वहाँ राय हम देते हैं। सर, अंतिम क्वेश्चन, जिला संगठन पर स्वर्गीय मंगल जी पटवा के जाने के बाद में जिलाध्यक्ष पद रिक्त है, उसमें आप अपनी क्या राय देंगे और कौन दो नाम है ऐसे जिनको आप जिलाध्यक्ष बनाना चाहेंगे? मैंने आपको बताया बीजेपी और अन्य पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभारी मंत्री होने के नाते हम संगठन को नहीं संचालित करते। सर, मैं आपसे आपकी पर्सनल राय, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपकी पर्सनल हमसे पूछी भी नहीं जाती ना ली जाती। हमारे संगठन की एक अलग दशा दिशा है जिसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक ही जो जिले के हैं उनका फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर ही ये सब चयन होते हैं।